तो आज हमारी चर्चा होने वाली है जाति व्यवस्था के अंतर्गत भारत की जातिगत व्यवस्था को। इसमें हम लोग ने कल देखा था कि भारतीय समाज है कैसा। हमने भारतीय समाज में बहुत सारी विविधताओं को देखा। उन विविधताओं में हमने ये देखा, हम ये पाए कि विविधताएं तो बहुत सारी हैं, परंतु एक कॉमन जो विविधता का कारण है वो एक जाति है। सबसे टॉप पे अगर कुछ बैठा था तो वो जाति बैठा था। फिर उसके बाद कुछ कोई नस्ल पर जो है विविधता, एक दूसरे से विविधता दिखा रहा था एक दूसरे से। तो कोई किसी धन पर आधारित विविधता दिखा रहा था कि कोई रंग पर, तो कोई वर्ग यानी कि धन, किसी के पास ज्यादा धन है किसी के पास कम धन है तो वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गए। परंतु सबसे मेन जो मुख्य तौर पर हम खुद भी अपने समाज में देखते हैं, तो सबसे बड़ा जो विविधता है या फिर भेदभाव हम कह सकते हैं, सही वर्ड होगा भेदभाव, वो हम लोग देखते हैं जातिगत भेदभाव। इस जातिगत भेदभाव में अब क्या है जातिगत भेदभाव, क्या है इसकी विशेषताएं, कैसे ये बदला, पुराने समय में कैसे था, क्या था, पूरी कहानी हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जाति व्यवस्था को। तो अगर जाति व्यवस्था की बात की जाए तो ये व्यवस्था भारत में कैसी है, इसी को हम लोग देखने वाले हैं। भारत में जाति व्यवस्था, यहाँ जो लिखा है उसको हम लोग भूल जाते हैं, इस पेज पर हम लोग देखते हैं अपनी कहानी को। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें भारत में जाति व्यवस्था की, तो एक चीज तो आपको पता है कि कुछ इस तरीके से हम लोगों ने बांट रखा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम ये देखते हैं कि ये हाई है, ये थोड़ा हाई, ये हाई और ये लो, है ना, ऐसा हम लोग देखते हैं। या फिर सीधे सीधे कहें तो ये जो है, इनको नीचा माना जाता है, इनको ऊंचा माना जाता है। इस कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो भारत में जाति व्यवस्था को हम लोग फिर से वही पुराने एग्जाम्पल से देखते हैं कि पीके आ गया यहाँ पे, है ना, हेलमेट पहन के जो है पीके आ गया और वो देख रहा है कि भारत में कैसी जाति व्यवस्था है। पीके आ गया, डब्बा इसको थमा दो एक ठो, है ना, एक घगरा पहना दो इसको, लो भाई। पीके पीके भारत में आकर देखता है कि यहाँ पर एक तो ये व्यवस्था है कि ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय ये सब ऐसे हैं, हिंदू में भी। उसके बाद यहाँ पर ये एक चीज और देखता है कि यहाँ पर जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण क्यों है इसका किसी को नहीं पता। बस वो जन्म ले लिया ब्राह्मण के यहाँ, इसलिए वो ब्राह्मण हो गया। वो जन्म ले लिया किसी शूद्र के यहाँ कोई आदमी, तो वो जन्म से ही शूद्र हो गया। अब पीके तो ठीक है, अभी ये देख रहा है, परंतु पीके फिर बोलता है कि हिस्ट्री क्या है। फिर ये पीके हिस्ट्री पूछता है, तो हिस्ट्री से पता चलता है कि अगर हम लोग जाए ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में, और हम लोग जाए उत्तर वैदिक काल में, तो ऋग्वैदिक काल में हम लोग देखते हैं कि ये जो ब्राह्मण वगैरह है, शूद्र और निम्न जाति, ये सब शुरू हो चुका था, परंतु वहां पर ये कर्म आधारित था, कर्म आधारित था। और उत्तर वैदिक काल में ये जन्म आधारित हो गया, और यहीं से कहानी जो है बिगड़ने लगी। और उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे पुराणों की रचना हुई, है ना। इन्हीं पुराणों के अंतर्गत बहुत सारा ज्ञान भी था उपनिषदों का, और बहुत सारी रूढ़ियां भी कह सकते हैं शुरू हो गई, रूढ़ियां। हम लोग देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, परंतु यहाँ पर आते आते जो उपनयन संस्कार है महिलाओं का, यानी कि शिक्षा का अधिकार है, उत्तर वैदिक काल में नहीं रहा महिलाओं को शिक्षा का अधिकार। ये भी हम लोग देखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अगर देखें तो उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ये सब सिस्टम जो भी चल रहा है शुरुआत हुआ था।
यानी कि आज से लगभग कह सकते हो 3000 साल पहले, है ना, 3000 साल पहले। चलो भाई, इसको हटाता हूँ मैं। तो हिस्ट्री में तो अभी हमको पढ़ना ही नहीं है, झुट्टा बता दिया मैंने। एक चीज पी के देख रहा है कि अभी का भारतीय समाज कैसा था, तो जन्म पर आधारित वो डिसाइड करता है कि कौन जाति का होगा। कहानी आगे बढ़ती है, हम लोग देखते हैं कि पीके ये भी देखता है कि यहाँ पर एक छोटिया से विवाह नहीं कर सकता, है ना, ये छोटिया से विवाह नहीं कर सकता है। अगर ये दोनों का कास्ट सेम नहीं है तो, कास्ट सेम नहीं तो विवाह भी नहीं। तो यहाँ पर ये देखता है कि इस जातीय व्यवस्था में अंतर जातीय विवाह इसको कहा जाता है, अंतर जातीय विवाह की अनुमति नहीं है। ठीक है, पीके एक और चीज देखा कि यहाँ पर गांवों में खास तौर से जो SC ST के लोग हैं, SC हैं, ST हैं, इन लोगों को अछूत कहा गया। मान लो पीके गया था बागेश्वर धाम के एक सत्संग था जहां पर कि भारतीय संस्कृति के बारे में बताया जा रहा था, हनुमान जी के बारे में कथा बताया जा रहा था। तो बागेश्वर धाम के पास से कोई लड़का आता है उनका पैर छूने, तो कहते हैं बागेश्वर धाम जी की अछूत हो, हमको छूना मत। तो पीके कहा क्या कि यहाँ पर जो है ये जो सिस्टम चल रहा है, यहाँ पर छूत अछूत भी चलता है, यानी कि यहाँ पर शुद्धतम और अशुद्धम की व्यवस्था चलती है, शुद्धतम और अशुद्धम की व्यवस्था चलती है। अभी की बात है ना, ये तो हम लोग देखते हैं वीडियोस वगैरह में, तो ये भी चलता है। इसके बाद कुछ और बाबाज भी हैं, मतलब बाबा लोग कथावाचक, जो क्षुद्र वगैरह आ जाते हैं तो कहते हैं अछूत हो तो हमको छूना मत। तो पीके ये भी देखता है, तो यह व्यवस्था शुद्धता और अशुद्धता के सिद्धांत पर आधारित है। ये भी भारतीय संस्कृति में हम लोग को देखने को मिलता है जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत। बाकी भारतीय संस्कृति तो बहुत अच्छी थी, कहाँ पर, ऋग वैदिक काल में, फिर उसमें मिलावट होना शुरू हो गया। हम लोग देखते हैं कि शुद्धता अशुद्धता ये देखने को कहाँ मिलता है, शूद्र और ब्राह्मण के मध्य। अशुद्ध कौन है, ये, शुद्ध ऊपर। कुएं से पानी न भरना, मंदिर में प्रवेश नहीं, साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं, बहुत सारी चीजें पीके ने देखा। पहले के समय तो व्यवसाय भी जाति आधारित होता था। ये देख रहा है कि एक ठो है त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी ही केवल पढ़ाते थे, है ना। पीके अभी आया है और ये पुराने समय को देख रहा है अभी, है ना, पुराने समय को देख रहा है। शिक्षा के मामले में ये देख रहा है कि त्रिपाठी जी ही केवल पढ़ाने का काम करते हैं। ये देख रहा है कि जो गुप्ता है वो हलवाई है। अरे समझ जाओ, फीलिंग समझो, गंदा लिख जाओ, चलो ठीक है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि व्यवसाय भी जाति आधारित हो रहा है। परंतु अब हम देखते हैं कि कुछ परिवर्तन देखने को मिला है। ये जो परिवर्तन देखने मिला है वो परिवर्तन कैसा हुआ, तो इसके लिए एक हेडिंग बना दी है हम लोग कि भारत में जाति व्यवस्था का विकास या परिवर्तन। परिवर्तन पुराने समय के बाद अभी की बात करें तो जाति व्यवस्था कुछ सुधरी है, या कह सकते हैं बहुत सुधरी है। बट अभी भी हाथरस, अरे हाथरस कह रहा हूँ यार, मेरठ में आई थिंक जो बाबा जी वाला केस हुआ था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, शायद मेरठ में हुआ था क्या, तो वो जो कोई यादव जी रहते हैं, वो सत्संग करा रहे होते हैं, सब आके पूछते हैं तुम यादव हो, मार डालते हैं इसको, कुल लड़ा झगड़ा होता है। तो इटावा का शायद केस था क्या, अब जो भी कहीं का केस होगा, है ना। तो वहां पर हम लोग इस चीज को देखते हैं। परंतु विकास तो हुआ है, मेरे खुद के अंदर भी हुआ है,
बाकी लोग में भी हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि अंतर जातीय विवाह होने लगा है, मतलब कि एक गुप्ता है कोई, तो वो कोई सिंह है, उससे विवाह कर ले रहा है। गुप्ता कोई जाके वर्मा है, उससे विवाह कर ले रहा है। पहले कहते थे गुप्ता है तो गुप्ता से विवाह करेगा, नहीं तो कोई साहू वाहू होंगे तो उनसे विवाह करेगा, क्योंकि इसके ही उसमें आते हैं लोग, जाति में। तो हम देख रहे हैं कि जो परंपरा है वो आधुनिकता की ओर बढ़ने लगी। परंपरा जो है वो आधुनिकता की ओर बढ़ने लगी, इसको हटाया गया। और इसको तो हम लोग कई प्रकार से देख सकते हैं, जैसे कि अभी की परंपरा में पहले लोग बहुत साड़ी वाड़ी पहन के रहती थी, अभी एकदम पूरा खोल के रहती हैं। उर्फी जावेद को देख लो, तो खतरनाक है एकदम, कहती है कि मैं घर पे कपड़ा नहीं पहनती हूँ। और हालांकि मतलब फिर भी देखा जाए तो सूट वगैरह पहनने लगते हैं लोग। अब बहुत एकदम घगरा चोली में नहीं रखते हैं लोग, घूंघट में नहीं रहते हैं, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो परिवर्तन तो हुआ है, आधुनिकता आई है, वृद्धि हुई है अंतर जातीय विवाह में, खास तौर से शहरों में, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया है। वस्त्र शैली बदली है, जो कि मैंने बता दिया है। जाति आधारित व्यवसायों का त्याग करके कुशलता पर आधारित व्यवसाय पर कहानी आगे बढ़ी है, यानी कि अब हलवाई है तो वो गुप्ता हो जरूरी नहीं है। जो भी व्यक्ति समाज में कुशल होगा किसी भी कार्य को लेके, वो अपना वही काम करेगा। ऐसी कहानी अब आधुनिक समाज में हो चुकी है। फिर भी अभी भी हम लोग देखते हैं कि अगर कोई गांव वगैरह में जाएंगे तो जनरली हम लोग को देखने को मिलता है कि भाई अगर गुप्ता है तो हलवाई रहेगा, या तो फिर अगर मान लो यादव है तो भैंसा चराएगा, है ना। बहुत सारी कहावतें हैं, यादव है तो 12 बजे दिमाग खुलेगा, बहुत सारी चीजें हैं। बट अब थोड़ा सा विकास हुआ है, कुशलता पर आधारित व्यवसाय, वृद्धि हुई है सहभोजिता, यानी कि साथ भोजन करने की। पहले साथ भोजन नहीं करते थे सब, तो सहभोजिता में भी हुई है। निम्न जाति की शिक्षा में भी वृद्धि देखने को मिली है। जो SC ST थे, निम्न कास्ट के, यहाँ वाले जो थे, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनको शिक्षा का अधिकार मिला है, वो भी बड़ी अच्छी चीज है। कमी किस चीज की हुई है, तो रूढ़िवादिता की कमी हुई है। जो पुरानी प्रथाएं थी, तो बच्चा पैदा हुआ है तो उसको अब उसका पूजा होगा, तो ये होगा तो वो होगा, बड़ा सारी चीजें हैं। तो इन सब में काफी कमी देखने को मिली है। और सच में बताऊं तो एक आचार्य प्रशांत हैं हमारे अद्वैत वेदांत के अभी तक के सबसे बढ़िया टीचर, मैं कहूँगा अभी तक पूरे विश्व में सबसे बढ़िया टीचर अद्वैत वेदांत के, जो कि एकदम प्योरली बताते हैं कि क्या है हमारा सनातन धर्म। उनकी एक किताब भी अभी मैं पढ़ रहा हूँ, जो कि वेदांत करके एक किताब है, ये किताब भी पढ़ रहा हूँ। कुछ कुछ किताब की लाइनें पढ़ी हैं, जैसे कि ये देख लो, वेदांत मूल बात करके एक टॉपिक है। और एक बड़ा बढ़िया सा है, आपको दिखाता हूँ मैं। इसका टाइटल एक बड़ा बढ़िया सा है, आप देखोगे तो कहोगे कि यार मतलब, इसमें लिखा है ये, वेदांत ही सनातन धर्म है। ये किताब काफी अच्छी है, देखना जरूर इसको, आचार्य प्रशांत की वेदांत किताब। चलो भाई, खैर इसके अलावा मेरे पास एक और किताब है इनकी, विद्यार्थी जीवन। ये भी अभी पढ़ना शुरू करूंगा, 2 4 पेज पढ़ा हूँ। खैर आगे बढ़े तो कहानी आगे बढ़ती है। रूढ़िवादी प्रथा को मैंने बोला है, अगर आपको सच में जानना है तो आप आचार्य प्रशांत को जानो, इस सब से तो एकदम दूर हो जाओगे आप आधुनिक हो जाओगे और सच में भारतीय संस्कृति को जानोगे। जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारण की बात करें तो सबसे बड़ा कारण हम लोग देखते हैं औद्योगिकीकरण, वैश्वीकरण, शिक्षा में सुधार, सांस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण,
संस्कृतिकरण, और क्या बताया जाए, इतने रखो, है ना। एक एक करके देखते हैं सबको। सबसे पहले बात करें औद्योगिकीकरण की, तो जब से उद्योग धंधे स्थापित होना शुरू हुए हैं तब से हम लोग देखते हैं कि अब ये जो सबसे बड़ा व्यवसाय वाला सिस्टम था एकदम खत्म हो चुका है। अब औद्योगिकरण होने के बाद जब उद्योग धंधे स्थापित हो चुके हैं तो उन लोगों को उद्योग में काम करने के लिए वही लोग चाहिए, विश्वकर्मा लोग नहीं चाहिए, है ना। वही लोग चाहिए जो कुशल हो। तो वैश्वीकरण जो सॉरी औद्योगिकरण जो हुआ है, औद्योगिकीकरण, उससे काफी लाभ हुआ जाति व्यवस्था खत्म करने में। वैश्वीकरण की बात करें तो वैश्वीकरण मतलब कि ये हमारा भारत है और ये पूरा विश्व है। वैश्वीकरण मतलब कि ये पूरा विश्व एक ही है, ये मानकर चलना। और वैश्वीकरण का मतलब कि ये सब एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकते हैं, एक घर की तरह रहेंगे सब लोग, तो ये वैश्वीकरण है। तो इसमें हुआ क्या कि पश्चिम की सभ्यताएं यहाँ पर हमारे पास आई, बहुत सारे विचार यहाँ पर आए, हम साइंस से रूबरू हुए, हम उनके साथ व्यापार करना शुरू किए, तो जातिगत व्यवस्थाएं काफ़ी सुधरी। और हमारे यहाँ से तो गूगल में लोग जइबा करते हैं। तो वैश्वीकरण भी हम लोग कह सकते हैं कि जो ये व्यवसाय वाला सिस्टम है इसको काफ़ी प्रभावित किया। अंतरजातीय विवाह भी हम देखने को मिला। अब वैश्वीकरण हुआ तो भारत से लोग जा रहे हैं बाहर विदेश में व्यापार करने के लिए, शादी वादी करके, मम्मी शादी कर लिए हम। तो खैर आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में सुधार हुआ। इससे हुआ क्या कि अब जैसे मान लो लोग बाहर जाकर शहरों में शिक्षा लेना प्रारंभ किए। एक ही रूम है, किराया 10,000 रुपये, देखने को मिलता है केसेस। एक जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो एक ही रूम है, 10,000 के है, तो एक ठो कोनो ब्राह्मण है और दोस्त है एक ठो शूद्र, तो वो दोनों 5,000 रुपया देना शुरू कर दिए। तो ये 5,000, ये 5,000, क्योंकि 10,000 देगा तो खर्चा हो जाएगा ज़्यादा। तो एक एक कमरा दोनों में रहते थे और 5,000। तो इससे क्या हुआ कि एक फ़ायदा हुआ कि ये भूल गया कि ये शूद्र है, ये भूल गया कि ये ब्राह्मण है, और दोनों साथ में रहना शुरू कर दिए। इसी तरीके से विद्यालय में भी हम लोग देखते हैं कि सब साथ में ही रहते हैं, सब सेम ड्रेस में रहते हैं। तो ये भी एक जाति व्यवस्था में परिवर्तन का कारण बना। संस्कृतिकरण तो भैया खुल के देख रहे हैं हम लोग। संस्कृतिकरण में शूद्र जो है वो ब्राह्मणों को देख के अपनी जो निम्न कार्य है, शूद्र मतलब इनका काम भी तो वैसा ही होता था, है ना। काफी इनका काम मतलब इनको इनका रोजगार का जो साधन था वही एकदम निम्न साधन था, है ना। बहुत ही कठिन काम करा जाता था। ब्राह्मण लोग को तो बैठ खाली बस शादी करा दो, पैसा मिल गया। तो यहाँ पर ही सिस्टम चलता था। तो यहाँ पर ये जो है इसके काम करने लगे और ये तो अपना ऊंचे रहे। कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि ब्राह्मण भी जो है शूद्र वाले काम करने लगते हैं। खैर अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि शूद्र जो है वो ब्राह्मण के काम करने लगे। इससे ये हुआ कि संस्कृति को इन्होंने अपनाना शुरू किया। शूद्र भी अब शिक्षा देते हैं, शूद्र भी अब जो बड़े काम है वो कर सकते हैं। पहले शूद्रों को शिक्षा या फिर मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। शूद्र नेता बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो संस्कृतिकरण हुआ उससे, यानी कि शूद्र जो है वो अपनी संस्कृति में थोड़ा सा और आगे बढ़े और संस्कृतिकरण हो गया, कहानी आगे बढ़ी और आज का टॉपिक भी खत्म हो गया।